नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज 11 जनवरी 2023 के दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 205 लेकर के। आज फिर थोड़ा देर हो गई है साथियों, माफ़ कीजिएगा। कल भी बहुत देर रात में स्टोरी अपलोड की थी, लेकिन आप लोगों का मूड समझना वाकई में बड़ा मुश्किल है भाई। कल की स्टोरी जो इतनी लेट अपलोड की थी मैंने, उसको लगभग 58 लोगों ने सुना, और परसों स्टोरी टाइम पर अपलोड कर दी थी और जिसको अभी तक लगभग 46 लोगों ने सुना है। तो कब किसको क्या पसंद आ जाए, कब कौन किस बात से नाराज़ हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन यही मस्ती है सार्वजनिक जीवन की। आपको पसंद और नापसंद को दरकिनार करके सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना होता है। और ऐसे ही कर्तव्य पथ पर रिकॉर्डिंग क्लब की छोटी सी टीम भी बढ़ चली थी जुलाई 2018 में। जब किसी कार्यक्रम को करना होता है तो उसके लिए कुछ बातें नितांत ज़रूरी होती हैं। जैसे एक बिल्डिंग हो जहाँ रहने की ठीक ठाक व्यवस्था हो लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि व्यवस्था बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि व्यवस्था बहुत ख़राब हो। रिकॉर्डिंग क्लब के हर कार्यक्रम में हम कुछ बहुत उच्च मानकों का पालन करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही कार्यक्रम किस्मत से ऐसा हुआ था जिसमें पुष्कर वाला हर कार्यक्रम में हर कमरे में अटैच लेट बाथ थे। कुछ जो हमारे स्पीकर्स वगैरह थे, जो गेस्ट लेक्चर्स जिनके होने थे, उनके लिए अलग से रूम थे। तो ये, जबकि उस कार्यक्रम में कोई अनुभव भी नहीं था या कोई स्थायी व्यवस्था भी नहीं थी, तो भी बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों का ध्यान, और खाने की तो कहने ही क्या, हमेशा से खाने के मामले में उदयपुर में भी बहुत अच्छा रहा। रूम में थोड़ा सा रही मुश्किल, क्योंकि 3 अलग अलग बिल्डिंग्स थीं। किसी में अटैच लेट बाथ थे रूम में, किसी में नहीं थे। किसी रूम में 20-25 लोगों को रखना पड़ा हॉल में, मतलब बड़े बड़े हॉल थे हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी ही थी उस समय, क्या कर सकते थे। फिर अब देवास की जब बातचीत चली तो अब ये तय हुआ कि कार्यक्रम अगर करना है तो कार्यक्रम में कैसे आगे बढ़ा जाए। हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ कार्यक्रम है वहाँ अपने आप में एक टीम हो, और उस टीम पर किसी न किसी की मॉनिटरिंग भी हो। बहरहाल, मैं इस मुद्दे पर आऊँ उससे पहले आपको बताऊं कि फिर जब विनोद जी से बातचीत शुरू हुई इस कन्वेंशन के बारे में, तो बातचीत के दौरान फिर ये भी जानकारी मिली कि भाई ये कहाँ गायब थे इतने दिनों। तो पता चला उन दिनों वो मेरे ख्याल में काठमांडू या अमरनाथ, दोनों में से एक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है काठमांडू का याद आ रहा है, नेपाल की यात्रा पर थे। और ऐसे में जब उनका ये फैमिली टूर था, दोस्तों के साथ वो घूमने गए थे, तो फिर किसी का फ़ोन उठाना और जवाब देना और वो सब तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और कई जगह नेटवर्क की भी समस्या रहती है, कई जगह कुछ और समस्याएं रहती है, कई जगह बैटरी चार्ज है नहीं है, तो ये सब कारणों से उनसे संपर्क नहीं हुआ। तब प्लानिंग हुई कि अब आगे क्या करना है। तो तय ये हुआ कि मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो विनोद जी निभाएंगे,
क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, जो काम हुआ है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब जिम्मेदारी विनोद जी के पास, और स्थानीय स्तर पर उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी शिखा जी के पास। शिखा जी की अपनी भी एक छोटी सी टीम थी। उसमें से कुछ लोगों से तो हम परिचित हो गए थे पहले ही, जैसे मुझे नाम याद आ रहे हैं, प्रवेश पाटीदार और नितिन पाटीदार मुख्य रूप से, और मेघा श्रीवास। जी हाँ, इन 3 लोगों से मैं उदयपुर कन्वेंशन से परिचित था। और विनोद जी तो खैर पहले से ही परिचित थे, क्योंकि एक ही स्थान एमपी के ही हैं ये लोग, तो मतलब कई सालों से ही एक दूसरे को जानते ही थे। और नितिन तो पुष्कर कन्वेंशन में भी आए थे, शायद प्रवेश नहीं आया था पुष्कर में, मुझे याद नहीं है, पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद प्रवेश नहीं था पुष्कर कन्वेंशन में। तो कुल मिलाकर के ये सब लोग भी, तीनों के तीनों, मेघा, नितिन और प्रवेश पाटीदार, तीनों के तीनों लो विजन। तो फिर वो भी कोई समस्या नहीं थी कि भाई कहीं आना जाना होगा तो कैसे होगा, और लोगों को बातचीत करने में और उस सब में शिखा जी। तो उन्होंने ये कहा, शिखा ने, कि भाई हम कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें हुई आपस में। फिर अलग से एक, जो उदयपुर कन्वेंशन से हमारा सिलसिला चला था, अलग से ग्रुप बनाने का तैयारियों को लेकर के, वो ग्रुप बनाया गया। और उसमें आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर, प्रतीक अग्रवाल, शरद त्रिपाठी, अर्पण चौधरी जी, ये तमाम साथी उसमें, अली असगर, और विनोद जी, मैं, शिखा, ये सब उसमें थे। शिव शंकर शायद कपूर भी उसमें थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इन तमाम लोगों को, और भी हो सकता है 1-2 लोग और हों, एक ग्रुप बनाया गया और उसमें ही चर्चाएं ज़्यादातर होने लगी। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से कि वहाँ पर जब बातचीत चल रही थी, सब अपने अपने राय व्यक्त कर रहे थे, तो सब ने, अब यहाँ पर देखिए, एक समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में अगर काम करना है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक जीवन में लोगों के नाराज़ होने की संभावनाएं हर पल बनी रहती हैं, लेकिन आप ये जज नहीं कर सकते कि वो आपकी कौन सी बात से खुश है और आपकी कौन सी बात से वो नाराज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर समय में खुश का तो पता ही नहीं चलता, नाराज़गी का भी पता कई बार नहीं चलता है। लेकिन नाराज़गी का एक तरीका है कि अगर वो एक्टिव नहीं है तो अंदाज़ा लगाया जाता है। ऐसा एक एक मानवीय धारणा है, आम धारणा है, हर किसी के मन में हो सकती है कि यार अगला एक्टिव नहीं है, इसका मतलब वो नाराज़ है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि हर किसी ने, जब भी हम इसमें ग्रुप में बात कर रहे थे, पुराने साथियों को मुझे लगता है याद होगा, एक ही बात कही सबने, चाहे वो अर्पण जी हों, अली हों, विनोद जी हों, मैं हूँ, प्रतीक हों, शरद भाई हों, कि आदरणीय सूर्य सर आकर के इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, तभी हम इस कन्वेंशन पर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय सूर्य सर कहेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं, आदरणीय सूर्य सर कहेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं। और सूर्य सर वो, जो लगभग अक्टूबर 2016 से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर कन्वेंशन की घोषणा हमने, 5वें कन्वेंशन जो 2020 में होने वाला था दाहोद में, जो पोस्टपोन्ड हुआ कोरोना की वजह से, वहाँ तक भी उस कार्यक्रम की घोषणा भी उनसे करवाई हर बार। और केवल घोषणा ही नहीं करवाई, कार्यक्रम की शुरुआत भी उनसे ही करवाई, पहली आवाज़ भी उन्हीं की होती थी अक्सर। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज वो सुनाई नहीं देते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर, लेकिन बाकी अनेक मंचों पर सुनाई देते हैं, दिखाई भी देते हैं। तो अब या तो उनका नेचर ऐसा रहा होगा कि उनको कुछ देर, कहीं कहीं, मतलब हर जगह वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अवतरित होते हैं, और या फिर हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई दृष्टता हो गई हो उनके, उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो।
तो अब कह नहीं सकते क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने कभी खुल करके कहा नहीं। हाँ, अगर कहा तो सिर्फ इतना कहा कि यार मैं एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है कि 2018 तक वो एक्टिव भी थे, टाइम भी देते थे। अगर नहीं दे सकते थे तो वो 2 साल भी नहीं दिए होते। अलबत्ता ये ज़रूर देखने में आता है कि वो थोड़े थोड़े समय के लिए कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं या रिकॉर्डिंग क्लब के अलावा जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ उनको देखा पाया जाता है, सुना जाता है। खैर, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और मुझे लगता है कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे पल हैं, वो हमेशा याद रहने चाहिए। सर ने 2 वर्ष तक न्यूज़पेपर्स दिया, सर ने हर कन्वेंशन की घोषणा की, सर ने समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया। उन यादों के साथ हम आगे काम करते जाएंगे। बहरहाल, तो सब ने ये कहा कि भाई वो आके बताएंगे, फिर वो आए भी एक दिन। मुझे याद है लगभग 16 जुलाई के आसपास 2018 में उनका आगमन हुआ, और उन्होंने इस बात के लिए काफ़ी खुशी व्यक्त की, संतोष व्यक्त किया कि सबने उनका एक स्वर में आह्वान किया, और उस आह्वान को उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद जब उनकी मुहर लग गई अंतिम रूप से, तो इस कन्वेंशन की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई। और उन्हीं दिनों, लगभग 2-4 दिनों के आसपास, इस कार्यक्रम की घोषणा 23 या 24 जुलाई के आसपास कर दी गई। और वो भी उन्हीं के द्वारा। तो अब साहब ये हुआ कि इससे पहले जो कुछ हुआ, घोषणा करने से पहले तारीखों को लेकर के बड़ी माथापच्ची हुई। किसी का मानना था कि भाई 17-18 सितंबर के आसपास होना चाहिए। किसी का मानना था कि अक्टूबर में होना चाहिए, और किसी का मानना था दिसंबर में होना चाहिए। अब जब दिसंबर का मुद्दा आया तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई कि भाई मई में हमारा अगला प्रस्तावित है, तो 5 महीने का गैप तो उचित नहीं। अक्टूबर की बात आई तो वो इसलिए कैंसिल हो गई कि अक्टूबर में एनएफबी के इलेक्शन थे कानपुर में, आप सबको ध्यान ही होगा, 14-15 अक्टूबर के आसपास। सितंबर के शुरू में या करते तो बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि जुलाई लगभग आधा निकल चुका है। और जब इस कार्यक्रम की बात हो रही थी तब भी यही बात हुई थी लगभग। ज़्यादातर लोगों ने, और खुद सूर्य ने भी ये कहा था कि क्या एमपी के लोग इतने कम समय में कार्यक्रम करने को तैयार है। तो विनोद जी ने बुलंद आवाज में कहा कि बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर पेच फंसा, फिर तारीख क्या रखी जाए। तो यहाँ पर, और हर बार जो स्थानीय परिस्थितियां होती हैं उसको ध्यान में रख करके ही तारीखें तय की जाती हैं, हमारे यहाँ कम से कम रिकॉर्डिंग क्लब में तो। और स्थानीय परिस्थितियां कहाँ की देखनी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी कहाँ की देखनी है? देवास की, चूंकि जगह तय हो गई है, देवास शहर तय हो गया है, देवास, देवभूमि देवास। नोटों की छपाई के लिए पढ़ते थे बचपन में उसको, नोटों की छपाई या सिक्के ढालने की मशीन, ऐसा कुछ है शायद, सिक्कों की टकसाल, ऐसा ही कुछ है। बहरहाल, आजकल तो एक वहाँ के वो भी हैं, कोचिंग गुरु भी हैं, जो कि बहुत ही गरीब बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं और काफ़ी उनकी मदद करते हैं। उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। खैर, बीच बीच में ये सब बातें भी चलती रहनी चाहिए ना। तो हुआ ये कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में श्राद्ध पक्ष चल रहा था। तो एमपी की टीम ने, विनोद जी ने, सबने ये कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो करना थोड़ा आसान हो जाता है, और वो भी खासकर ऐसे दिनों में जब श्राद्ध पक्ष चल रहा हो। यानी
उन दौरान धूम धड़ाका, मौज मस्ती, उत्सव ये सब नहीं होते हैं। और वो आपको ये भी नहीं भूलना है कि इलेक्शन ईयर भी था मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। इलेक्शन भी थे उन दिनों 2018 में। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम दिवाली के आसपास हमारे यहाँ बहुत धूम रहती है, बहुत मौज मस्ती होती है, और उससे पहले गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश उत्सव का भी 1 सितंबर के शुरू में मसला था कि उस वजह से भी हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर आखिरकार, अच्छा शनिवार रविवार देखना ही है, शनिवार और रविवार आ रहा था 29-30 सितंबर को। तो आखिरकार 29-30 सितंबर 2018 की तारीख तय हुई और 28 तारीख को आना है और 30 तारीख को जाना है, ये व्यवस्था फाइनल हुई। लेकिन जगह, तारीख और टीम केवल इतना ही तय कर देने से कार्यक्रम तो नहीं हो जाते। उसके लिए तो बहुत कुछ और ऐसा है जिस पर ध्यान देना होता है, जो करना होता है। वो सब कैसे हुआ आप कल्पना कर सकते हैं कि आम तौर पर दृष्टिबाधितों के कार्यक्रम होते ही कम है, और उस दौरान उन्हीं दिनों में, उन्हीं तारीखों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि देश के 4 बड़े कार्यक्रम हो रहे हो। कुछ तो जानबूझ करके, कुछ अनजाने में। ये भी विडंबना है हमारे समाज की। बताएंगे पूरी कहानी कल के अंक में। आज के लिए इतना ही। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और संदेश में, किसी और कहानी के साथ। कहानियाँ सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। कभी हम अपनी, कभी आपकी गाते रहेंगे। तो रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप ख़रीद लें और दोस्तों को भी बताएं अगर आपको अच्छा लगे तो। 26 जनवरी को एक अपडेट आने वाला है, बल्कि यूँ कहूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब के हवाले से हो सकता है एक से ज़्यादा अपडेट भी आए, तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये सब भविष्य के गर्भ में है। आज तो इतना ही कहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो। वाकई में आपको दिल से अगर हमारी मेहनत पसंद हो, हमारे एक एक टीम के साथी के प्रति आपके मन में स्नेह हो, तो आपका प्यार किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलना चाहिए। चाहे प्रतिक्रिया के रूप में मिले, चाहे कमेंट के रूप में मिले, चाहे कल एक प्रश्न पूछा था कमेंट बॉक्स में कि यूट्यूब पर पहला वीडियो कौन सा था। जी हाँ, पहला वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, पिन कर दूंगा चैट बॉक्स में। 43 सेकंड का वो एक ऑडियो है जिसको अपलोड किया गया था। ये 2017 में, फरवरी या जनवरी 2017 में, फरवरी मेरे ख्याल में होगा, 2017 में इसको अपलोड किया गया था। और उस पर 2000 से भी ज़्यादा कुछ व्यूज़ शायद हैं, क्योंकि पहले वीडियो को लोग देखते हैं। वो कुछ नहीं, बस 43 सेकंड का अजीब सा एक ऑडियो है, उस पर आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है। तो उन जिन साथी ने ये प्रश्न पूछा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्रश्न पूछते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, वॉइस मैसेज कीजिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो चलिए बस आज तो इतना ही। शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर किसी और संदेश में। आज रामकर्ण तंवर जी का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी जिन साथियों का जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।